तो आज हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का एक लेख आया है हिंदुस्तान पेपर में और उसको हम पढ़ करके कुछ समझेंगे। इसको लिखा है ब्रजेश कुमार तिवारी ने और ये इनके अपने विचार हैं। तो ये लिखते हैं, भारत ने आर्थिक दौड़ में एक लंबा सफ़र तय किया है और इसे आसानी से साबित किया जा सकता है। अब देश यूनाइटेड किंगडम से तुलना करके देख लीजिए, जिसने हमें कम से कम 2 सदी तक गुलाम बनाए रखा। जीडीपी के हिसाब से 1990 के बाद से यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था का आकार महज 6 गुना, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 35 गुना बढ़ा है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौर में यह देश यूके दुनिया में अव्वल था, पर धीरे धीरे उसका साम्राज्य छोटा हुआ और अब उसकी अर्थव्यवस्था आकार में भारत से भी पिछड़ गई है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि कैसे जो है भारत यूके जो है भारत पे 200 सालों तक राज किया, लेकिन आज जो है भारत अर्थव्यवस्था के आकार में उससे 35 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। आगे हम यह सफ़र तेज़ी से पूरा करना है ताकि हम 2047 तक, जब तक हम विकसित हो जाए, तब गुलामी का हर शिकंजा टूट जाए। सब देखें कि भारत का विकास थमने वाला नहीं है और भारत स्वाभाविक रूप से संपन्न देश है। सोचिए कि आगे अमीरी का सफ़र हम कैसे तय करेंगे। अब पड़ोसी चीन की रफ्तार, अब ये लिखते हैं, अब यूके हमारे लिए मिसाल नहीं है। पड़ोसी चीन एक ऐसा देश है जिससे हम सीख सकते हैं। भारत और चीन दोनों 20वीं सदी के मध्य में लगभग समान समय पर एक नए राष्ट्र निर्माण की यात्रा शुरू की। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, चीन 1949 में। नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई। समान आबादी वाले दोनों देशों ने गरीबी, निरक्षरता, पिछड़ेपन, औपनिवेशिक युद्ध, आघात और संस्थागत कमजोरी जैसी चुनौतियां देखी। फिर भी कुछ दशकों में ही दोनों के विकास में एक बड़ा अंतर पैदा हो गया। उसकी अर्थव्यवस्था का आकार भारत से लगभग 5 गुना ज़्यादा है। चीन की तरक्की असल में दशकों तक लिए गए बेहतरीन बजटीय फैसलों, सरकारी खर्चों की प्राथमिकताओं, निवेश के पैमाने और सरकार की रणनीतिक भूमिका का नतीजा है। तो ये बता रहे हैं कि चीन की तरक्की कैसे हुई। वहाँ के बजट के फैसले, सरकार कहाँ खर्च करे ये तय करना, और निवेश कहाँ करे, सरकार की क्या भूमिका है, ये उसका नतीजा है। 2024 में चीन का प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग $13,303 और भारत का लगभग $2,695 है। यह केवल आय का फासला नहीं है, बल्कि इसके पीछे उत्पादकता, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, निर्यात शक्ति, तकनीकी उन्नयन की संयुक्त कहानियाँ हैं। एक तुलना देखिए, चीन जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा लगभग 24% है, जबकि भारत का 15% है। चीन ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी राज्य की भूमिका को गंभीरता से लिया है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचा, सार्वजनिक अस्पताल और स्कूल का विस्तार तुलनात्मक रूप से तेज हुआ। भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च लंबे समय तक कम रहा, जिसके कारण गुणवत्ता, पहुंच और समान अवसर जैसी चुनौतियां बनी रही। जब किसी देश में मानव पूंजी मजबूत होती है, तब वह उद्योग, नवाचार और उत्पादकता में छलांग लगाता है। चीन ने भी यही काम ठीक से किया। चीन की सफलता का दूसरा स्तंभ रहा उच्च निवेश दर। सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय, सरकार समर्थित बैंकिंग तंत्र, सभी ने मिलकर निवेश के ऊंचे स्तर को बनाए रखा। चीन ने धीमी गति के समय में भी बड़े पैकेज, लंबी अवधि के ब्रांड, सार्वजनिक निवेश बढ़ाकर मांग तथा उत्पादन को सहारा दिया। दूसरी ओर भारत ने राजकोषीय अनुशासन को प्राथमिकता दी, जो स्थिरता के लिहाज से महत्वपूर्ण है, पर इससे जरूरी पूंजी निर्माण में हम पिछड़ गए। भारत की बजट की संरचना अपेक्षाकृत सीमित रही। अब ये बता रहे हैं कि हमने क्या किया। हमने देर से शुरू किए सुधार। 1978 के बाद चीन ने आर्थिक सुधारों के साथ अपने राजकोषीय औजारों को एक स्पष्ट लक्ष्य, वैश्विक बाजार में जगह, उद्योगों को खड़ा करना, सप्लाई चेन पर पकड़ और शहरों को उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करने से जोड़ दिया। ध्यान रहे, भारत ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण किया, बाजार खोले, निजी क्षेत्र को जगह मिली। यह सब बड़ा कदम था, पर भारत के बजट तंत्र में कई संरचनात्मक अड़चनें बनी रही। नियमों की अस्थिरता और अनुपालन, लागत, भूमि, श्रम, शहरी सुधारों की गति धीमी
राज्यों और नगर निकायों के सीमित वित्तीय क्षमता, नीति क्रियान्वयन में बहु एजेंसी देरी से अपेक्षित परिणाम नहीं दिए। तकनीकी क्षमता का एक और पैमाना अनुसंधान और विकास है, जहां चीन R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जीडीपी का लगभग 3% खर्च कर रहा है, वहीं भारत 0.7%। यह 1.8% के जो विश्व के औसत से बहुत कम है। चीन ने सरकारी बजट को आर्थिक परिवर्तन का इंजन बनाया, वहीं भारत ने बजट को अधिकतर खर्च चलाने, तत्काल राहत का औजार मानकर चलाया। इसी मूलभूत अंतर ने दोनों देशों की गति अलग कर दी। यदि हम बुनियादी ढांचे को देखें तो चीन ने दशकों तक भारी निवेश किया। भारत में इसके विपरीत लंबे समय तक सार्वजनिक पूंजीगत व्यय अपेक्षाकृत कम रहा और बजट का बड़ा हिस्सा राजस्व खर्च, सब्सिडी और प्रशासनिक व्यय में जाता रहा। परिणाम यह कि चीन में उत्पादन लागत कम हुई, निवेशक का भरोसा बढ़ा। भारत में कई क्षेत्रों में उद्योगों को जमीन, बिजली, परिवहन जैसी सुविधाओं की कमी से जूझना पड़ा। आर्थिक फैसलों में राजनीति भी बार बार आड़े आई। भारत ने उदारीकरण के बाद सेवा क्षेत्र में तेजी से उछाल देखा, पर विनिर्माण का वह व्यापक विस्तार नहीं हुआ जो करोड़ों रोजगार पैदा कर सकता था। यही कारण है कि चीन हार्डवेयर और औद्योगिक निर्यात में आगे निकल गया और भारत का वैश्विक निर्यात हिस्सा अपेक्षाकृत कम रहा। आगे हम क्या करें? अब ये बता रहे हैं कि आगे हमको क्या करना चाहिए। यह सच है कि भारत और चीन की राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग है, इसलिए निर्णय लेने की गति और नीति निरंतरता में फर्क स्वाभाविक है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम लंबे समय तक निवेश नहीं कर सकते। हाल के वर्षों में सार्वजनिक पूंजीगत खर्च बढ़ा भी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वृद्धि चीन जैसी रणनीतिक छलांग में बदलेगी? केवल राशि बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, खर्च की गुणवत्ता सुधारना निर्णायक है। भारत की सबसे पहली ज़रूरत है पूंजीगत खर्च को और बड़े पैमाने पर बढ़ाना, खासकर सड़क, रेल, बंदरगाह, एयरपोर्ट, बिजली ग्रिड, ट्रांसमिशन, शहरी जल सीवर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक पार्क। इनमें निरंतर निवेश से ही उत्पादन लागत घटेगी और मेक इन इंडिया वास्तविक गति पकड़ेगा। शोध और नवाचार, सेमीकंडक्टर, बैटरी, सोलर, दुर्लभ खनिजों की प्रोसेसिंग, 5G, 6G और AI जैसे क्षेत्रों पर खर्च बढ़ाकर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता का रोडमैप बनाना होगा। बजट को चुनावी घोषणाओं से ऊपर उठाकर विकास के बुनियादी ढांचे को दस्तावेज बनाया जाए। भारत के लिए असल चुनौती प्रणाली नहीं, प्राथमिकता व अनुशासन है। साथ ही बजट को सिर्फ केंद्र सरकार की योजना नहीं बल्कि राज्यों के साथ मिलकर बनने वाली विकास योजना बनना चाहिए। यदि लक्ष्य तेज विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार है तो कुछ वर्षों तक नियंत्रित और विवेकपूर्ण राजकोषीय विस्तार की गुंजाइश बनानी होगी, खासकर जब खर्च उच्च गुणवत्ता वाली पूंजी का निर्माण कर रहा हो। हमें श्रम शक्ति को कुशल बनाने में निवेश करना होगा। आने वाले वर्षों में यदि बजट इस दिशा में साहसिक और अनुशासित कदम उठाते हैं तो भारत न सिर्फ चीन के अंतर को घटा सकता है बल्कि अपनी राह पर एक अधिक समावेशी, टिकाऊ और आत्मनिर्भर विकास मॉडल भी खड़ा कर सकता है। यह क्षण खर्च को नहीं, निर्माण को प्राथमिकता देने का है, क्योंकि राष्ट्रों का भविष्य घोषणाओं से नहीं, ईंट पत्थर, मानव पूंजी और नवाचार की ठोस नींव से बनता है। यहाँ आंकड़ों को देखना जरूरी है क्योंकि आंकड़े प्रेरित करते हैं। जर्मनी से हम 2 या 3 साल में आगे निकलकर दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, पर ध्यान रहे चीन हमसे 5 गुना आगे चल रहा है और अमेरिका 7 गुना आगे। मतलब हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। और इसमें ये ग्राफ भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत कितना आगे बढ़ा है आज़ादी के बाद से। जीडीपी के हिसाब से वर्ष 1950 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 35 गुना बढ़ा है। इसकी अर्थव्यवस्था का आकार $4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। तमाम चुनौतियों के बावजूद इसकी विकास दर 6% से 8% के बीच चल रही है और साल 2030 तक इसकी अर्थव्यवस्था $60 ट्रिलियन के पार पहुंच जाएगी। यह अक्सर कहा जाता है कि भारत अपनी क्षमता से कम विकास कर रहा है। अब जापान के बारे में थोड़ा सा है कि जीडीपी के हिसाब से वर्ष 1950 के बाद जापान की अर्थव्यवस्था का आकार 18 गुना बढ़ा है।
इस दौर के शुरुआती दशकों में जापान की जो रफ्तार थी वह बाद के दशकों में बहुत धीमी पड़ गई। फिलहाल उसकी विकास दर 1% के आसपास रही है और अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन के पार है। वहाँ श्रम बल, नवाचार और उद्यमशीलता में लगातार कमी देखी गई है। साथ ही बुजुर्गों की आबादी ज़्यादा है। वहाँ के व्यापार पर चीन हावी हो गया है। जर्मनी की बात जीडीपी के हिसाब से देखें तो 1950 के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था के आकार में 9 गुना वृद्धि हुई है। इस छोटे लेकिन अमीर देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी है, पर इसकी विकास दर नहीं बढ़ रही है। इसकी विकास दर 1% भी नहीं है। यह देश अपनी अधिकतम क्षमता का उपयोग कर चुका है और अब इसके तेज़ी से विकास की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। यहाँ घटता श्रम बल भी चिंता का विषय है। चीन के बारे में, बड़े देशों में अगर देखें तो चीन सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला देश है। जीडीपी के हिसाब से देखें तो 1950 के बाद चीन की अर्थव्यवस्था का आकार 166 गुना बढ़ा है। कभी गरीबी से ग्रस्त रहा यह देश अब बहुत आसानी से विकसित देशों में शुमार किया जा सकता है। यह दुनिया की एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। इसकी अर्थव्यवस्था का आकार 19 ट्रिलियन से ज़्यादा हो चुका है और इसकी सालाना विकास दर 4% के करीब रहती है। अमेरिका जीडीपी के हिसाब से देखें तो वर्ष 1950 के बाद से अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आकार 10 गुना बढ़ा है। यह दुनिया की आर्थिक ही नहीं सामरिक महाशक्ति भी है। इसकी अर्थव्यवस्था का आकार $30 ट्रिलियन पार कर चुका है। हालांकि इसकी विकास दर इन दिनों 2% के आसपास बनी हुई है। इसकी आबादी कम है पर यह ज़्यादा खर्च व खपत करने वाला देश है, इसलिए दुनिया के तमाम देश यहाँ अपने उत्पाद के लिए बाजार तलाशते हैं। धन्यवाद।